हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रौथान जीके स्टडी। इस वीडियो में उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम देखेंगे। यह टेस्ट सीरीज 100 मार्क्स की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये उत्तराखंड के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगी। इससे पहले वाली 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें कि उत्तराखंड जीके और हिंदी कवर करी हुई है। इसमें हम देखेंगे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो जब हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की, जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हमें सीधे सीधे क्या करना होता है, इसको 1160 से इसे माइनस कर देना है सीधे सीधे। तो 1160 से जब हम इसे माइनस करेंगे तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से माइनस करेंगे, 0 का 0 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 को 11 से करेंगे तो 340 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे 340 दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर बी में, बी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। पहला है 11, फिर है 13, फिर 19, 49, फिर है 109, फिर है 239। तो देख लेते हैं कि इनमें कितने कितने का गैप है। तो जब हम 11 से लेके 13 पे जाते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे 2 का गैप। उसके बाद जब हम 13 से 19 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको 6 का गैप दिखता है। फिर 19 से जब हम 49 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम 30 का गैप दिखता है। फिर जब हम 49 से 109 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें 60 का गैप दिखेगा। तो जब हम देखते हैं कि अगर हम इसका 1 का क्यूब करें, 1 का क्यूब करके हम +1 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 1 का क्यूब होता है 1, +1 हो जाएगा हमारे पास 2। इसी तरीके से जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हमारे पास आ जाता है सीधे से 8, और 8 माइनस 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। एक में आएगा प्लस, एक में हो जाएगा माइनस, सेम डिजिट से सेम आ जाएगा इसके साथ 3 के साथ। जब हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा हमारे पास 9, 9 3 जा 27, 27 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। इसी तरीके से जब हम 4 का करेंगे तो 4 हमारे पास आ जाएगा 4 का क्यूब, 4 4 जा हमारे पास आ जाएगा 16, और 16 4 जा आ जाएगा हमारे पास 64, 64 - 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। फिर जब हम 109 से 239 पे जाएंगे तो हमें दिखता है 130 का गैप दिखता है। तो 130 का गैप, इसमें फिर से हमें 5 का क्यूब करेंगे प्लस 5 कर लेंगे इसमें, तो 5 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 125, 125 + 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें इसे आगे कैरी ऑन करना है। तो हम इसका 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब इस तरीके से आ जाएगा 6 × 6 × 6, तो 6 6 जा हमारे पास आ जाएगा 36, और 36 6 जा हमारे पास आ जाता है 216। तो जब हम 216 में -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। तो ये जो 210 है, इस संख्या को हम क्या करेंगे 239 में प्लस कर देंगे 210 को। तो जब हम इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 449, 449 इसका आंसर आ जाएगा। और 449 हमको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, 5 मित्र हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा। पूर्व की और सम्मुख है और एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जो भूमिका है वो विभा और श्वेता के बीच बैठी है, जो राशि है वो श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो हमें बताना है कि सबसे दक्षिणी छोर पर कौन बैठा है। पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो है ये हमारी चारों दिशाएं हो जाएंगी। यहाँ पे 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 मित्र जो हैं ये पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो जब ये पूर्व तरफ मूव करके बैठे हैं तो इसमें क्या रहेगा, जो भूमिका है वो विभा और श्वेता के बीच बैठी है। राशि जो है वो श्वेता के दाएं से दूसरे स्थान पे है। तो पहले इस राशि को बिठा लेते हैं कि ये कहाँ पे है। लेट्स सपोज कि श्वेता जो है बीच में बैठी है यहाँ पे। तो श्वेता के जो है दायां, श्वेता का दायां आ जाएगा ऊपर की तरफ, और श्वेता के दाएं के दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे खाली रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी राशि। तो यहाँ पे जब राशि आ जाएगी तो कह रहा है कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे विभा को, ये रही श्वेता, श्वेता के नीचे हम भूमिका को रख लेंगे, और भूमिका के नीचे आ जाएगी विभा, क्योंकि इनके बीच में बैठी है भूमिका, विभा और श्वेता के। तो यहाँ पे विभा आ गई। तो यहाँ पे जो बच गया है यहाँ पे आ जाएगी अरुणिमा। तो ये पूछ रहा है कि सबसे दक्षिणी छोर पर कौन है, तो मतलब सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है। तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि सबसे नीचे बैठी हुई है विभा। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विभा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में उत्तर के सन्मुख बैठे हैं, मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। जो एफ है वो डी और जी के बीच में बैठा है, बी जो है वो एच और ए के बीच में बैठा है, ई जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और जी किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, और जो एच है वो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हमें बताना है ए और ई के बीच में कौन बैठा है। तो बना लेते हैं 8 मित्र, एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हम 8 डंडे खींच लेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये उत्तर की तरफ बैठे हुए हैं, मतलब ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं ये। तो इसमें कह रहा है कि जो एच है वो सी के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो हम यहाँ पे एच को लिख लेते हैं और सी का बायां इधर को हो जाएगा और तीसरा स्थान यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे सी को लिख लेते हैं, तो सी के तीसरे स्थान पे आ जाएगा ये। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो बी है वो एच और ए के बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एच है हमारे पास, यहाँ पे हम बी को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है ई जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पे है, और ये जी को जो कह रहा है कि वो सबसे कोने पे बैठा हुआ है, तो जी के कोने पे बैठा दो, जी इस कोने पे बैठा है क्योंकि इस कोने पे आ नहीं सकता, यहाँ पे एच है। अब इसके जो है ये तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई, तो 1 2 3 यहाँ पे बैठा है ई। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है जो एफ है वो डी और जी के बीच में बैठा है, तो हमें देख रहे हैं कि जी जो है वो लास्ट में है, तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं डी को, और डी के बीच में बैठा है एफ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे रहा ए और ये रहा ई, तो इसके बीच में जो बैठा है वो बैठा है सी। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। जिस प्रकार से ये 11 144 से संबंधित है, उसी तरीके से हमें बताना है कि जो 16 है किससे संबंधित है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो जब हम 11 में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और 12 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। इसी तरीके से जब हम सेम 16 + 1 करेंगे तो 16 + 1 हमारे पास आ जाता है 17, और जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 289। तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 289। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक निश्चित कोट में फ्लावर को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी भाषा में जो FMRJPU है उसे कैसे लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं कि फ्लावर किस तरीके से लिखा है। तो जो F है इसका उल्टा होता है हमारे पास U, L का उल्टा हमारे पास आ जाता है O, और इसी तरीके सेम यहाँ पे है O का उल्टा L आ जाएगा। तो जब हम ABCD को उल्टे क्रम में लिखते हैं, जैसे ABCDEFG, यहाँ से जब हम ZXY इस तरीके से शुरू करते हैं तो इसका उल्टा क्रम हमको इस तरीके से दिखाई देता है। तो हमारे पास दे रखा है कि FMRJPU, इसका उल्टा क्या हो जाएगा। तो F का हमने सीधे सीधे देख लिया, तो इसका U हमारे पास आ जाएगा। तो जब U हमारे पास आ जाएगा तो एक ही ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, और सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। फिर भी आप इसकी जब उल्टी सीरीज़ में देखोगे तो आपको M का उल्टा N दिखाई देगा, R का उल्टा आपको I दिखाई देगा, और J का Q, U और E इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सेम आ जाएगा यूनिक शब्द है, इसको हम किसी कोड भाषा में इस तरीके से लिखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो हमको ये दी हुई है आकृति, इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अगर यह दर्पण M और N पे रखा हुआ है, M और N मतलब नीचे की तरफ ये दर्पण रखा हुआ है, हमको पता है कि जब भी दर्पण की बात आती है तो जो अगर चीज़ यहाँ पे लेफ़्ट में होगी तो इस तरीके से यहीं पे आ जाएगी, ये इसका ठीक सामने पे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जब ये सीधा है तो इसका उल्टा हम बना लेते हैं। तो हम इसका उल्टा अगर बनाएंगे तो देखेंगे सीधा तो आएगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस साइड को है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका कट हो जाएगा। तो सीधे सीधे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर आ जाएगा। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हमको यहाँ पे दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक कथन दिया है और उसका निष्कर्ष दिया है, तो हमें बताना है इस कथन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। पहला है कि सभी शिक्षक जो हैं नेता है, तो शिक्षक आ जाएगा अंदर की तरफ, और दूसरा कह रहा है कि ये क्या है, अभिनेता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, तो जो कुछ शिक्षक हैं वो महिलाएं हैं, तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे ये महिलाएं हो जाएगा और ये इस तरीके से शिक्षक को करेगा। तो इसमें निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी शिक्षक महिलाएं हैं, तो सभी शिक्षक महिलाएं नहीं हैं, गलत है। कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, तो ये थोड़ा सही लग रहा है।
कुछ महिलाएं अभिनेता हैं, ये भी सही लग रहा है। और सभी अभिनेता शिक्षक हैं, ये गलत है कि सभी अभिनेता शिक्षक हैं। तो इसका जो अनुसरण कर रहा है ये दोनों कर रहे हैं कि कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, जी कुछ महिलाएं जो हैं वो शिक्षक हैं और कुछ महिलाएं अभिनेता हैं। तो कुछ महिलाएं अभिनेता हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। तो ये दोनों इस कथन का सही अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो है वो शिक्षिका को, त्रिभुज बेरोजगारों को तथा वर्ग ग्रामीणों को दर्शाता है। तो हमें बताना है कि ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार क्या बता रहा है, ये ट्रायंगल बता रहा है। सर्कल जो है वो शिक्षित बता रहा है कि कितने लोग शिक्षित हैं, और जो हमारे पास ये स्क्वायर है ये बता रहा है ग्रामीण। तो हमें बताना है कि ये तीनों जहाँ पे मीट कर रहे हो वह संख्या हमको बतानी है। इसको जूम कर लेते हैं। जहाँ पे तीनों मीट कर रहे हैं वो संख्या है यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे ये शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है और ग्रामीण भी है। तो यहाँ पे 4 जो है ये संख्या आ जाएगी। और 4 किस ऑप्शन में हमको दिया है, ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोडा जनजाति कहाँ के निवासी हैं। तो जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी तमिलनाडु के निवासी हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही जान लेते हैं मेघालय की जनजातियां। तो हमें पता है कि जो मेघालय में गारो खासी जयंतियां हैं ये पहाड़ियां भी हैं, और ये पहाड़ियां इतनी जनजातियों के नाम पे रखी गई हैं। उत्तराखंड की हमारे पास 5 जनजातियां हैं, थारो, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी। साथ ही देख लेते हैं केरल की कुछ जनजातियां। तो केरल में मोल्पा, नायर ये जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है। तो पहला है हर्षवर्धन, दूसरा है इलंगो, तीसरे हैं अश्वघोष और चौथा है जगनक। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलंगो। इलंगो जो है इसका सही आंसर आ जाएगा शिल्पाधिकारम। साथ ही देख लेते हैं औरों को, जैसे कि हर्षवर्धन की रचना है यहाँ पे रत्नावली प्रियदर्शिका, जो कि बार बार पूछी जाती है। और साथ साथ नागानंद ये भी रचना है हर्षवर्धन की। इसी के साथ जो जगनक हैं, जगनक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। और यहाँ पे है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है सौदरानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, 2047 तक, 2070 तक, 2024-25 तक। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, 2024-25 तक इसका लक्ष्य रखा गया है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। साथ ही जान लेते हैं कि 2030 तक हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं। तो 2030 तक हमें विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। तो भारत का लक्ष्य है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने 2030 तक। और जो हमारे पास वाहन है, उन वाहनों में जो 30% इलेक्ट्रिक वाहन है उसको भी लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। साथ ही 2047 तक हमारे लक्ष्य क्या हैं, 2047 तक भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्र बनना चाहता है। और 2070 तक हमारा नेट जीरो का लक्ष्य है। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना हम प्रदूषण निकाल रहे हैं, मतलब गाड़ी धुओं से और कारखानों से जितना प्रदूषण निकाल रहे हैं, साथ ही साथ उसको निपटारा भी किया जा सके, साथ साथ उसको बराबर किया जा सके, पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। इसे नेट जीरो कहते हैं। और हमारे पास 2024 के भी कुछ लक्ष्य हैं। तो 2024 में हमने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आवास उपलब्ध कराना और हर घर जल। हर घर जल अगर आपको पूछेगा कब तक हमारा लक्ष्य है तो आप बताओगे 2024 तक, और आवास भी। साथ ही 2025 के भी बहुत सारे लक्ष्य हैं, जैसे कि भारत को टीबी मुक्त बनाना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक है तो आप बताओगे 2025 तक। साथ ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है हमको, और जो हमारी दूध प्रसंस्करण क्षमता है उसको 2 गुना करना, ये भी 2025 तक के लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम लॉ पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। वैसे हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन रॉय थे, लेकिन इन्होंने की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। और इन्होंने ही क्या करा था, 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पापा थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की 1839 में। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कभी बार कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो आप बताओगे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी जो हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इन्होंने ही हमें नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। ये नारा भी किसका है, दयानंद सरस्वती जी का, और आर्य समाज की स्थापना। साथ ही देख लेते हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आप बताओगे आत्माराम पांडुरंग जी ने।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमारे पास भारत में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं और साथ ही साथ आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकार होता है इनका स्थगन हो जाता है। मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हम ऐसे बाहर घूम नहीं सकते हैं, उस टाइम पे टर्मिनेट कर दिए जाते हैं आपातकालीन उपबंध। ये भी हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। साथ ही देख लेते हैं कि जो रूस है, रूस से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है। तो रूस में हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD जिनको हम कहते हैं, मतलब जो हमारे मूल कर्तव्य है, भारतीय अनुच्छेद के भाग 4A में जो अनुच्छेद 51 है ABCD करके, उसमें दिया हुआ है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब जो हमारे क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। साथ ही साथ हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आदर्श जो है हमारे प्रस्तावना में भी ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही देखते हैं कि जापान के संविधान से हमने क्या लिया है। तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है, तो आप बताओगे जापान के संविधान से। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं अपने DPSP। DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताया गया है इन DPSPs में। और साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होती है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन, इलेक्शन जो होता है वो किस पद्धति द्वारा होगा, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा होती है इसमें हम 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो ये वाली पद्धति भी हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। और जो क्षमादान होता है राष्ट्रपति के पास या 5 प्रकार की होती है। एक होता है क्षमा, दूसरा होता है लघुकरण, तीसरा है प्रविलंबन, चौथा है और 5वां होता है प्रतिहार। साथ ही जान लेते हैं कि अनुच्छेद 73 जो 73 है ये किस लिए है। तो यह संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा को निर्धारित करने वाला है। और अनुच्छेद 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। अनुच्छेद 73 में हमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दुनिया में, तो दुनिया में जो चिली है, चाइल जिसे हम कहते हैं, साउथ अमेरिका का देश है चिली, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। तो दुनिया में अगर पूछेगा तो आप बताओगे चिली, भारत में पूछेगा तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। साथ ही कुछ खदानें हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में बालघाट जो कि मंजलखंड के निकट हैं, यहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। साथ ही राजस्थान के खेतड़ी में, अगर कभी कभी मिलान के लिए भी आ जाता है कि खेतड़ी, झुंझुनू और अलवार वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे तांबे के लिए। और साथ ही झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, तो झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र भी आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है मैजिनोट रेखा। साथ ही जान लेते हैं भारत की कुछ रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं या जिनको हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, जैसे कि डूरंड रेखा। जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। साथ ही मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में है। और एक होती है रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शोध संस्थान ने नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना है? तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। नैदानिक उपकरण तकनीक का नया मार्ग खोजा है जिससे कि हमें मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पता लगा सकते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 134। 134वीं रैंक है भारत की मानव विकास सूचकांक में। जो ये मानव विकास सूचकांक है यह जारी कौन करता है? UNDP। जो ये रिपोर्ट है किस शीर्षक पे आई, तो आप बताओगे ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिन कॉर्पोरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इसमें जो मानव विकास सूचकांक है या इसे हम HDI कह लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें जो फर्स्ट रैंक है ये रही है स्विट्जरलैंड की।
और साथ ही साथ जान लेते हैं कि ये SDI जो है किन किन क्षेत्रों में इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्या क्या देख के हम SDI बनाते हैं, इस सूचकांक को बनाते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है लोगों की। दूसरा है कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, साथ ही स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और लास्ट में देखी जाती है सकल राष्ट्रीय आय, मतलब GNI मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम। इसको देखा जाता है कि कितना किसी देश का है, उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।